प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल DK सैनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हमने कक्षा 8वीं की जो मैथ की बुक है उसको स्टार्ट कर दिया है। उसकी सभी प्रश्नावली को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे और आपको बेसिक जानकारी भी इस चैनल पर दी जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी कक्षा 8वीं के छात्र हैं वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको आप प्रेस करें और डायरेक्ट हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। आपको पता होगा हमारे चैनल पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक की गणित और साइंस की जो नोट्स हैं वो यहाँ पर बनवाए जाते हैं और आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। तो कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक के जितने भी छात्र हैं वो हमसे जुड़े, जो भी विज्ञान, गणित या अंग्रेजी पढ़ने के इच्छुक हैं। आपको पता है कक्षा 10वीं की जो क्लास है आज से 5 दिन पहले हमने स्टार्ट कर दी थी। आज से हम कक्षा 8वीं की जो मैथ की बुक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या। आपकी जो मैथ की बुक है उसके अंदर प्रश्नावली 1 है और उसका नाम है परिमेय संख्या। सबसे पहला नंबर का जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा संख्याओं के प्रकार। क्या आता है हमारा? संख्याओं के प्रकार। तो आपने छोटी क्लासों के अंदर सम संख्या या विषम संख्या के बारे में अध्ययन किया होगा। इस वीडियो के अंदर, इस प्रश्नावली के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये जो पूरी परिमेय संख्या है इसकी पूरी बेसिक्स, जो प्रश्नावली 1 की जो पूरी बेसिक है वो मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। संख्याओं के प्रकार के अंदर हम सबसे पहले नंबर पे क्या पढ़ेंगे, जो हमारी प्रश्नावली का नाम है उसी संख्या के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आएगी हमारी परिमेय संख्या। क्या आएगी? हमारी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है। आपने छोटी कक्षाओं के अंदर भिन्न पढ़ी होगी। भिन्न कैसे लिखते हैं हम? जैसे 1/2 माइनस के 3/2, इस तरीके से हम क्या लिखते थे? भिन्न को लिखते थे। किसको लिखते थे हम? भिन्न को। तो इस तरीके से जिसको लिखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं। क्यों हैं? क्योंकि हम इसको इस रूप में लिख रहे हैं P/Q के रूप में, अर्थात बटे वाली जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जहाँ पर P और Q हम क्या लेते हैं? पूर्णांक संख्याओं के अंदर से लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है आपको पता होगा, वैसे मैं इस वीडियो में आगे चर्चा करूँगा। पूर्णांक संख्याएं वे होती है जिसमें माइनस की संख्याएं भी आए, प्लस की संख्याएं भी आए और जीरो भी आए। उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पर P/Q के रूप वाली संख्याओं को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं। अर्थात जितनी भी भिन्न होंगी उनको हम परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नीचे की संख्या है Q, इसका मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर का मान 0 हो सकता है लेकिन नीचे की संख्या का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या की परिभाषा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। परिमेय संख्या की जो परिभाषा होगी वो होगी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है तथा P व Q पूर्णांक है। हम जो P का और Q का मान लेंगे वो कौन सी संख्याओं में से लेंगे? पूर्णांक संख्याओं में से। जहाँ पर P व Q क्या है? पूर्णांक है। और ये बात ज़रूर लिखना आप कि जो Q का मान है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। तब हम उनको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें परिमेय संख्याएं बोलते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं
कहते हैं या परिमेय संख्याएं कहलाती है। इस तरीके से परिमेय संख्या की ये हमने परिभाषा यहाँ पर लिख दी है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके उदाहरण की हम बात करें तो इसके उदाहरण कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे 1/2, -3/4, -5/6, 0, 1, -2, इस तरीके से आदि कितनी भी संख्याएं हम लिख सकते हैं। ये सभी की सब क्या है, परिमेय संख्या है। बटे वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या आएगी, परिमेय संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि उदाहरण के अंदर इन्होंने 0 भी लिख दिया है। 0 भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है, हम इसके नीचे क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। 0 के नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1। तो 0/1 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। 1 है तो इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से -2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए परिमेय संख्या के। तो आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या की परिभाषा। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे यहाँ पर अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या की क्या परिभाषा बनेगी, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। परिभाषा तो इसी तरीके से बनेगी, लेकिन P/Q के रूप में हम जिनको नहीं लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसके जो एग्जाम्पल होंगे इस तरीके से नहीं होंगे, किस तरीके से होंगे वो देखिए। पहले इसकी परिभाषा लिखिए, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है तथा P व Q पूर्णांक है और Q का मान यहाँ पर भी 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है तथा P व Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात नीचे की संख्या का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा आपने देख ली, इसके एग्जाम्पल आपने देख लिए। अपरिमेय संख्या की परिभाषा हो गई वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है तथा P व Q पूर्णांक है और Q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से बनेंगे, देखिए इसके जो उदाहरण बनेंगे वो बनेंगे जैसे √2 माइनस का √3, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो √2 + 1 या 2 + 3 √5। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, देखिए समझने के लिए। आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हो, वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या, वर्गमूल के अंदर यदि अभाज्य संख्या है तो वह कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। तो वह अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो आप देख सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट जो संख्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आप इन्हें उतार सकते हो। तो दोस्तों हमने 2 संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट तीसरे नंबर की जो संख्या है वो है हमारी प्राकृत संख्या। कौन सी है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये प्राकृत संख्या जो है
वो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है, उन संख्याओं को प्राकृत संख्या के नाम से जाना जाता है। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी के कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरीके से चौथे नंबर की जो हमारी संख्या होगी वो होगी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या होगी हमारी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर W से प्रदर्शित किया जाता है। तो पूर्ण संख्या की जो परिभाषा होगी वो होगी वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती रहती है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी है 5वें नंबर की, उसका नाम है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर Z से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल Z से। तो पूर्णांक संख्या की जो परिभाषा होगी ये वो होगी, पूर्णांक संख्या के अंदर माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, प्लस वाली संख्याएं भी आती है और इसके अंदर 0 भी ऐड होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वे संख्याएं जो माइनस अनंत से शुरू होती है, माइनस अनंत से शुरू होती है और प्लस अनंत तक चलती रहती है, उन संख्याओं को पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। तो हमारी 5 परिभाषाएं हो गई है: परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो ये 5 संख्याएं हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। इन्हें आप अपनी नोटबुक में उतारें। हमने अभी अभी 5 संख्याओं के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी प्रश्नावली का नाम है वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, हमने अभी अभी 3 संख्याएं पढ़ी है। पहले नंबर पे हमने पढ़ी है पूर्ण संख्या, फिर पढ़ी है हमने पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या। यहाँ पर हम पूर्ण संख्या के लिए, पूर्णांक संख्या के लिए और परिमेय संख्या के लिए, इन तीनों संख्याओं के लिए हम इन गुणधर्मों को यहाँ पर देखेंगे। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के लिए जो इनके गुणधर्म आएंगे, 3 गुणधर्म हैं। पहले नंबर का जो गुणधर्म आएगा वो आएगा संवृत गुणधर्म, दूसरे नंबर पे आएगा क्रम विनिमय गुणधर्म और तीसरे नंबर पे आएगा सहचारिता गुणधर्म, या इसको बोलते हैं साहचर्य गुणधर्म। ये 3 गुणधर्म हैं। इन तीनों के अंदर हम इन तीनों को लेकर चलेंगे। पूर्ण संख्या के लिए, पूर्णांक संख्या के लिए और परिमेय संख्या के लिए। तीनों संख्याओं के लिए हम पहला गुणधर्म लिखेंगे, फिर इसी तरीके से हम तीनों संख्याओं के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म लिखेंगे। इसी तरीके से हम तीनों संख्याओं के लिए ये वाला गुणधर्म यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा जो परिमेय संख्याओं का गुणधर्म होगा वो पहले नंबर का होगा संवृत गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? संवृत गुणधर्म। संवृत गुणधर्म के अंदर भी हम पहले नंबर का जो गुणधर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्याओं के लिए। कौन सी संख्याओं के लिए पढ़ेंगे हम? पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याओं में भी पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे योग के लिए, दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे व्यवकलन के लिए। व्यवकलन का मतलब होता है
बाकी, या इसको हिंदी में बोले तो घटाओ भी आप बोल सकते हो। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे गुणन के लिए, इसको आप गुणा भी बोल सकते हो। और चौथे नंबर पर हम लिखेंगे भाग के लिए। तो संवृत गुणधर्म के अंदर सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम परिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। इसमें भी 4 हैं, सबसे पहले योग के लिए, फिर व्यवकलन के लिए, फिर गुणन के लिए और फिर भाग के लिए। सबसे पहले योग के लिए हम देखते हैं। तो ये संवृत गुणधर्म क्या बोलता है, जैसे हमने लिया पहले पूर्ण संख्या के लिए, तो कोई भी आपको 2 पूर्ण संख्या लेनी है और उन 2 पूर्ण संख्याओं को यहाँ पर आपको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। जब उन 2 पूर्ण संख्याओं का आप योग करोगे तो पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए। जब आप उनको घटाओगे तो यदि पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है या उन दोनों पूर्ण संख्याओं को आप गुणा करते हो और गुणा करने पर जो प्राप्त होगा यदि वो भी पूर्ण संख्या होती है, और इसी तरीके से यदि दोनों पूर्ण संख्या हम लेंगे और उनका भाग करेंगे और हमको पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है, तो ये इन सभी के लिए वो कौन से गुणधर्म का पालन करेगी, संवृत गुणधर्म का। तो सबसे पहले हम योग के लिए यहाँ पर देखते हैं। कोई भी 2 पूर्ण संख्या लेते हैं। पूर्ण संख्या की परिभाषा होती है वे संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक चलती रहती हैं। तो इनमें से मैंने कोई 2 पूर्ण संख्या ले ली, 0 पहले नंबर की 0 ले ली और मैंने ले ली 2 नंबर। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 2। ये 2 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब हमने 2 पूर्ण संख्या ली थी और जोड़ने पर हमको दोबारा से पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। इसका मतलब है जो पूर्ण संख्या है वो योग के लिए क्या होगी, संवृत होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्या होती है, संवृत होती है। योग के लिए संवृत होती है। इसी तरीके से यदि हम बाकी की बात करें, घटाव की बात करें या व्यवकलन की बात करें, तो हम 2 पूर्ण संख्याएं लेते हैं, उनको घटाते हैं, फिर देखते हैं क्या हमको पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैंने पहले नंबर की संख्या ले ली 2, ये मैंने पूर्ण संख्या 1 ले ली और 1 ले ली मैंने यहाँ पर 4। यदि मैं इनको यहाँ पर घटाऊँगा तो मेरे पास प्राप्त होगी संख्या -2। जब मैं 2 में से 4 को घटाऊँगा तो मेरे पास क्या प्राप्त होगी, -2। ये -2 क्या पूर्ण संख्या है? ये -2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से सारी की सारी प्लस की आती हैं। पूर्ण संख्या के अंदर 0 से शुरू होती है और सारी की सारी धनात्मक संख्याएं आती है। लेकिन यहाँ पर हमने 2 पूर्ण संख्या ली, एक तो 4 और एक 2, लेकिन इनको घटाया तो हमारे पास ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए या व्यवकलन के लिए संवृत नहीं होती है, संवृत नहीं होती है। इसी तरीके से यदि हम गुणा में देखें तो मैंने कोई 2 पूर्ण संख्याएं ले ली, एक तो 2 और एक मैंने ले ली 4। यदि ये दोनों पूर्ण संख्याओं को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 8। कितना आएगा, 8। क्या 8 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल 8 क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये 8 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए हम लिख देंगे जो पूर्ण संख्याएं होती है वो गुणा के लिए क्या होती है, संवृत गुणधर्म का पालन करती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए क्या होती है, संवृत होती है। यदि हम भाग के लिए यहाँ पर देखें, कोई 2 पूर्ण संख्याएं मैंने यहाँ पर ले ली, एक तो ले ली 5 और दूसरी ले ली मैंने 8। यदि मैं इनका भाग लगाऊं तो 5 में किसका भाग लगेगा, 8 का। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 का भाग यदि मैं
5 में यदि मैं 8 के भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कोई दशमलव के रूप में संख्या आएगी। तो दशमलव के रूप वाली संख्या या फिर बटे वाली संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है। दशमलव वाली संख्या या बटे वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए जो भाग है वो पूर्ण संख्याओं के लिए संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण संख्याएं भाग के लिए संवर्त नहीं होती है या संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करती है। तो ये हमने देखा पूर्ण संख्याओं के लिए। ऐसा कि ऐसा आपको पूर्णांक संख्याओं के लिए भी करना है। पूर्णांक संख्याओं में भी सेम ये का ये होने वाला है। तो आप पहले इसको नोट करें। हमने अभी अभी संवर्त गुणधर्म के अंदर हमने पढ़ा है पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। उसी तरीके से करेंगे पूर्णांक संख्याओं के लिए भी। सबसे पहले हम बात करेंगे योग के लिए, फिर हम किसके लिए बात करेंगे? व्यवकलन के लिए। किसके लिए बात करेंगे हम? व्यवकलन के लिए। व्यवकलन का मतलब क्या होता है? घटाओ। क्या होता है? घटाओ। फिर हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर गुणन के लिए या गुणा के लिए। किसके लिए बात करेंगे? गुणा के लिए। और चौथे नंबर पर हम बात करेंगे यहाँ पर भाग के लिए। किसके लिए? भाग के लिए। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए हम बात कर रहे हैं तो कोई दो पूर्णांक संख्याएं आपको लेनी है और उन दो पूर्णांक संख्याओं का सबसे पहले हम क्या करेंगे? योग करेंगे। तो दोनों जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनका योग करने पर देखते हैं क्या योग करने पर हमको पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। यदि पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाती है तो पूर्णांक संख्याएं योग के लिए कौन से गुणधर्म का पालन करेगी? संवर्त गुणधर्म का। जैसे मैंने कोई दो पूर्णांक संख्याएं ले ली, -2 और 3। यदि मैं इनको जोड़ दूंगा तो मेरे पास आएगा +1 और प्लस का जो 1 है वो पूर्णांक संख्या होती है। बिल्कुल एक पूर्णांक संख्या होती है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं योग के लिए क्या होती है? संवर्त होती है। पूर्णांक संख्याएं योग के लिए क्या होती है? संवर्त होती है। इसी तरीके से यदि हम देखें व्यवकलन के लिए तो हमको दो पूर्णांक संख्याएं लेनी है। उनका यदि हम व्यवकलन करेंगे या घटाएंगे तो हम देखेंगे क्या हमको पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। देखिए मैंने कोई दो यहाँ पर संख्याएं ले ली, 3 और 2। यदि मैं इनको यहाँ पर घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा +1 और ये 1 है वो क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख देंगे कि जो पूर्णांक संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के लिए क्या होती है? संवर्त होती है। व्यवकलन के लिए क्या होती है? संवर्त होती है या संवर्त गुणधर्म का पालन करती है। अब हम बात करेंगे गुणन के लिए। कोई भी दो पूर्ण संख्याएं, कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं आपको लेनी है, उनका क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। तो कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा करने पर यदि पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी तो इसका मतलब है वो कौन से गुणधर्म का पालन करेगी? संवर्त गुणधर्म का। जैसे मैंने कोई दो पूर्णांक संख्याएं ले ली, -2 और 4। यदि मैं इनको गुणा करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी? -8। और ये जो -8 है ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि पूर्णांक संख्याएं किसके लिए? गुणा के लिए क्या होती है? संवर्त होती है।
गुणा के लिए संवृत होती है। इसी तरीके से यदि हम भाग के लिए बात करें तो कोई भी दो पूर्णांक संख्या लेनी है, जैसे मैंने ले ली 5 और दूसरी पूर्णांक संख्या ले ली मैंने 8। यदि मैं इनका भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा 5/8। क्या ये पूर्णांक संख्या है? ये पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि बटे वाली और जो भी ऋणात्मक बटे वाली या दशमलव के रूप की जो संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या नहीं होती है। इसलिए 5/8 यहाँ पर पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए हम लिख देंगे कि पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए क्या नहीं होती है? संवृत नहीं होती है या संवृत गुणधर्म का पालन नहीं करती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए संवृत नहीं होती है। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करें। अभी अभी हमने पूर्ण संख्याओं के लिए और पूर्णांक संख्याओं के लिए संवृत जो गुणधर्म है, संवृत गुणधर्म, इसके बारे में चर्चा की। अब हम यहाँ पर तीसरे नंबर की जो संख्या है परिमेय संख्या, इसके लिए देखते हैं कि क्या ये संवृत गुणधर्म का पालन करेगी। तो हम तीसरे नंबर की जो संख्या है परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए देखते हैं कि क्या ये संवृत गुणधर्म का पालन करेगी। तो बिल्कुल ये योग के लिए भी संवृत है, घटाव के लिए भी संवृत है, गुणन के लिए भी संवृत है और भाग के लिए भी संवृत है। कोई सी भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, यदि आप उनको जोड़ोगे, घटाओगे या गुणा करोगे या भाग करोगे तो हमको परिमेय ही संख्या ही प्राप्त होगी। इसलिए जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वो सभी संवृत गुणधर्म का पालन करती है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि परिमेय संख्याएं योग, घटाव, गुणन व भाग के लिए क्या होती है? संवृत होती है। भाग के लिए संवृत होती है। तो ये सभी के लिए संवृत होगी। तो परिमेय संख्याओं में आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग, घटाव, गुणन व भाग के लिए क्या होती है? संवृत होती है या संवृत गुणधर्म का पालन करती है। तो हमारा एक जो संवृत गुणधर्म है वो कंप्लीट हो गया है। हम सेकंड नंबर का जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर क्रम विनिमेयता। क्या पढ़ेंगे हम? क्रम विनिमेयता। अब क्रम विनिमेयता का मतलब होता है कोई भी दो संख्या ले लीजिए, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो या फिर परिमेय संख्या हो, कोई सी भी आप संख्या लीजिए, दो संख्या होनी चाहिए। तो उन दो संख्याओं को यदि आप जोड़ोगे, मैंने मान लिया जो दो संख्याएं हैं वो क्या है? ए और बी है। कोई भी दो संख्याएं हैं ए और बी, यदि मैं इनको जोड़ता हूँ, जो मेरे पास उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा वो पहले बी को या फिर बाद में ए को जोड़ने पर आना चाहिए। यदि दोनों के उत्तर समान हैं, यदि दोनों के उत्तर समान हैं, इसका मतलब है कि वो योग के लिए क्या है? क्रम विनिमेय है। सबसे पहले मैंने इसमें पढ़ा है योग के लिए, तो आप भी क्रम विनिमेय के लिए सबसे पहले योग के लिए आप ये पढ़ें, क्रम विनिमेय योग के लिए बराबर होना चाहिए, तभी वो क्रम विनिमेय होगा। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर देखूँ घटाव के लिए, तो घटाव में आपको डायरेक्ट एक ही चीज़ याद रखनी है, पूर्ण संख्या व जो पूर्ण संख्या होती है वो घटाव के लिए क्रम विनिमेय का पालन नहीं करती है, या फिर पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या घटाव के लिए
क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। जैसे यदि आप पूर्ण संख्या 2 लेते हो, फिर कितना लेते हो, 3 लेते हो, यदि आप इनको घटाओगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1। यदि मैं इनको चेंज कर दूं, पहले मैं 3 लिख दूं और 2 मैं बाद में लिख दूं, यदि मैं घटाऊं तो हमारे पास आता है +1। हमारे पास यहाँ पर जो आंसर है इन दोनों के वो अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि कोई भी 2 संख्या लो, यदि आप उनको जोड़ते हो तो उन संख्याओं को परस्पर चेंज करके जोड़ो, उत्तर सेम आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो वो क्रम विनिमय नहीं है। इसी तरीके से यदि हम घटाव के लिए बात करें, a - b या b - a, इन दोनों का मान बराबर नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। यदि हम परिमेय संख्या के लिए यहाँ पर देखें, पहली परिमेय संख्या मैंने मान ली 1/2, दूसरी परिमेय संख्या मान ली मैंने 1/3। यदि मैं इनको घटाता हूँ तो हमारे पास ले से आएगा 6 और इसका आंसर आएगा 1/6। यदि मैं इनको परस्पर चेंज कर दूँ, 1/3 इधर को और 1/2 यहाँ पर, यदि मैं इनको घटाता हूँ तो हमारे पास ले से आएगा 6, हमको यहाँ पर प्राप्त होता है -1/6। यहाँ पर भी जो आंसर है वो सेम नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या भी घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। तो हाँ, यहाँ पर एक संख्या और ऐड हो जाएगी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और आप यहाँ पर एक संख्या और ऐड कर सकते हो, परिमेय संख्या। ये तीनों संख्याएं घटाव के लिए क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब हम इसका तीसरा जो रूप है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, इसका जो तीसरा रूप है वो आएगा गुणा के लिए। अब गुणा के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखें, कोई सी भी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो या फिर परिमेय संख्या हो, कोई भी 2 संख्याओं का यदि हम गुणा करेंगे, उनको परस्पर चेंज करके भी यदि आप गुणा करोगे तो वही उत्तर आने वाला है। जैसे कोई संख्या ले ली मैंने 2 और कोई संख्या ले ली मैंने 3, ये कोई 2 अलग अलग संख्याएं हैं, इनको यदि मैं गुणा करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, 6। यदि मैं 3 को पहले लिख लेता हूँ और 2 को बाद में लिखता हूँ और इनको गुणा करता हूँ तो भी हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि कोई भी 2 संख्याओं का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। आप कैसे भी गुणा कर सकते हो, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं। ये तीनों की तीनों जो संख्याएं हैं वो कौन से गुणधर्म का पालन करेगी, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करेगी। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या क्रम विनिमय का पालन करती है। कोई भी 2 संख्याओं का यदि हम गुणा करेंगे या इनको परस्पर चेंज करके गुणा करेंगे तो हमारे पास AB ही प्राप्त होने वाला है, वो ही का वही उत्तर हमको प्राप्त होगा। इसलिए आप लिख सकते हो गुणा के लिए ये। और यदि हम भाग की बात करें तो भाग में जैसे मैंने मान लिया कोई 2 संख्या ले ली, 2 और 4, A और B मैंने कोई 2 संख्या ले ली। यहाँ पर आप देखिए, मैं 4 का भाग किस में दूंगा, 2 में। किस में दूंगा, 2 में। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 1/2। यदि मैं इनको परस्पर चेंज कर दूँ, 4 को यहाँ पर लिख दूँ और 2 को यहाँ पर लिख दूँ, तो यदि मैं भाग दूंगा किस में, 4 में, किसका देंगे यहाँ पर भाग, 2 का, तो हमारे पास आंसर आएगा 2। क्या ये दोनों के दोनों उत्तर समान है? ये दोनों के दोनों जो आंसर है वो समान नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या किसका पालन नहीं करती है, क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। किसके लिए, भाग के लिए।
भाग के लिए क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है। तो हमने तीनों संख्याओं के लिए जो क्रम विनिमय का जो गुणधर्म है वो यहाँ पर देख लिया है। आप चाहें तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दो गुणधर्म देख लिए हैं तीनों संख्याओं के लिए, संवर्त गुणधर्म और क्रम विनिमय का गुणधर्म। अब हम तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो देखेंगे वो देखेंगे सहचारिता के लिए। किसके लिए? सहचारिता जो गुणधर्म है या इसको बोलते हैं साहचर्य गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? साहचर्य गुणधर्म। तो हम तीनों संख्याओं के लिए देखेंगे साहचर्य गुणधर्म। यह गुणधर्म होता क्या है? सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे योग के लिए। किसके लिए? योग के लिए। हमने क्रम विनिमय में कोई दो संख्याएं ली थी, लेकिन इस सहचारी के अंदर हम तीन संख्याएं लेंगे। कोई तीन संख्याओं का जोड़। कैसे? जैसे मैंने कोई तीन संख्याएं ली ए, बी और सी। इनको हम किस तरीके से जोड़ेंगे सहचारिता के अंदर? सबसे पहले जो ए संख्या है इसको हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे और बी और सी को सबसे पहले हम जोड़ेंगे। जो कोष्टक के अंदर दिया गया है इसको हम सबसे पहले यहाँ पर योग करेंगे इनका, और फिर हम किसको जोड़ेंगे? ए को। जो हमारे पास आंसर आएगा वो, और जब हम ए को और बी को सबसे पहले जोड़ेंगे और बाद में हम सी को जोड़ेंगे, इसका आंसर आएगा वो। दोनों का आंसर यदि बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है वो योग सहचारिता गुणधर्म का पालन कर रहा है। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ये सूत्र बन जाएगा इसका सहचारिता का योग के लिए। और मैं आपको बता दूं कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या योग के लिए क्या होती है? सहचार्य गुणधर्म का पालन करती है। आप कैसे भी जोड़ के देख लेना, उत्तर वही आएगा, सहचार्य गुणधर्म का पालन करती है। आप साथ के साथ इसके जो नोट्स हैं वो अपनी नोटबुक में नोट करते जाए। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर पे घटाव के लिए या व्यवकलन के लिए या फिर बाकी के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कोई तीन संख्याएं हमने ली ए, बी, सी। यदि मैं इनको घटाऊँगा, सबसे पहले हम ए को ऐसे कैसे छोड़ देंगे, उसके बाद में बी और सी को यदि हम घटाएंगे, तो यदि हम ए और बी को सबसे पहले घटाएंगे और बाद में यदि हम सी को घटाएंगे तो इनका जो आंसर है वो समान नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? जैसे देखिए, ए बराबर मैंने ले लिया 2, बी बराबर मैंने ले लिया यहाँ पर 3 और सी बराबर ले लिया मैंने यहाँ पर 4। सबसे पहले हम इसके अंदर मान रखेंगे a माइनस बी माइनस सी। ए का मान है 2 माइनस बी का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 4। यदि मैं इसको हल करूँगा तो कितना आएगा? 2 माइनस 3 में से यदि 4 जाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1 और कितना हो जाएगा ये 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3। यदि हम अब इसके अंदर मान रखते हैं, ए का मान है 2, बी का मान है हमारे पास 3 और सी का मान है हमारे पास 4। यदि इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए, 2 में से 3 जाएगा तो हमारे पास आएगा माइनस का 1, बाद में है माइनस का 4। इन दोनों को यदि मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? माइनस के 5। यहाँ पर जो इनके आंसर हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, बराबर नहीं है। इसलिए पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या घटाव के लिए सहचारी गुणधर्म का पालन नहीं करती है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या क्या नहीं होती है? सहचार्य नहीं होती है। किसके लिए? घटाव के लिए। घटाव के लिए सहचार्य नहीं होती है, नहीं
होती है। ये हमने सहचारी योग के लिए और घटाव के लिए पढ़ लिया है। आप इन्हें उतारिए अपनी नोटबुक में। फिर हम देखेंगे गुणन के लिए और भाग के लिए। तो अभी अभी हमने योग और घटाव के लिए सहचारी गुणधर्म का पालन यहाँ पर देखा, जिसमें 3 संख्याएं हमने ली थी। योग के लिए सहचारी गुणधर्म का पालन हो रहा था और घटाव के लिए सहचारी गुणधर्म का पालन नहीं हो रहा था। अब हम तीसरे नंबर पर देखेंगे गुणन के लिए। गुणन के लिए हम देखते हैं, कोई 3 संख्याएं ले लेते हैं, 2, 3, 4। यदि मैं इनको गुणा करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, 4 × 3 = 12 और 12 दूना 24। यदि मैं इनको यहाँ पर देखिए, सहचारी गुणधर्म क्या कहता है, कोई भी 3 संख्याएं मैंने ले ली यहाँ पर, 2, 3, 4, इनको आपस में गुणा करना है, लेकिन सबसे पहले की संख्या को छोड़ देंगे और B और C को सबसे पहले गुणा करेंगे। तो देखिए कितना आएगा, 2 ऐसे की ऐसे, 4 × 3 = 12 और फिर हम 2 से गुणा करेंगे, 12 दूना कितना आएगा हमारे पास 24। यदि हम सबसे पहले 2 और 3 को गुणा कर लेते हैं, बाद में हम यदि 4 को गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या हमारे पास 24 आता है। 3 दूनी 6, 6 को अब किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो 6 चौका 24। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हल किया तो भी 24 आया और इस तरीके से हल किया तो भी 24 आया। अर्थात कोई 3 संख्याएं हैं A, B और C। यदि मैं सबसे पहले B को और C को गुणा करूं, जो उत्तर आएगा उसको A से गुणा करूं, वो जो उत्तर आएगा वो, और A और B को यदि मैं सबसे पहले गुणा करूं और बाद में C से गुणा करूं, इन दोनों का उत्तर यदि सेम आ जाता है, इसका मतलब है कि वो सहचारी गुणधर्म का पालन कर रही है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर दोनों के दोनों जो आंसर है वो सेम आ रहे हैं। इसलिए जो तीनों संख्याएं हैं, कौन कौन सी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, ये तीनों की तीनों जो संख्याएं हैं वो गुणा के लिए क्या होती है, सहचारी होती है। गुणा के लिए सहचारी होती है। अब हम देखेंगे लास्ट भाग के लिए। कोई भी 3 संख्याएं आपने ले ली, जैसे 4, 2, 2, ये आपने कोई संख्या ले ली, तो इसका भाग कैसे लगेगा, जो लास्ट की 2 संख्याएं हैं सबसे पहले इसका भाग देंगे, बाद में जो आंसर आएगा उसका भाग हम पहले नंबर की संख्या में देंगे। फिर देखते हैं क्या उत्तर सेम आता है, और उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले वाली संख्या में दूसरे नंबर की संख्या का भाग देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे नंबर वाली संख्या का भाग देना है। तो देखिए 4 भाग ऐसे कि ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं 2/2। जब हम 2 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये हो जाएगा 4 भाग 1। जब 1 का भाग आप 4 में दोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यदि हम ऐसे देखें तो देखिए कितना आएगा। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2। कितना आएगा हमारे पास, 2। लास्ट में कितना है, भाग 2। यदि हम 2 का भाग 2 में देंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1। क्या ये दोनों के दोनों मान समान हैं? ये दोनों के दोनों जो मान है वो समान नहीं है। इसलिए कोई भी संख्या पूर्ण हो या पूर्णांक हो या फिर परिमेय संख्या हो, भाग के लिए सहचारी गुणधर्म का पालन नहीं करती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या, ये तीनों की तीनों जो संख्याएं हैं वो भाग के लिए क्या नहीं होती है, सहचारी नहीं होती है। भाग के लिए सहचारी नहीं होती है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें। अभी अभी हमने तीनों संख्याओं के लिए संवृत गुणधर्म, क्रमविन्वय गुणधर्म और सहचारी गुणधर्म यहाँ पर देखा। अब हम पढ़ेंगे
वितरण गुणधर्म या वितरण का नियम। हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कोई यदि आपको इस तरीके से मिल जाए ए बी प्लस सी, यदि ऐसा कोई आपको सवाल मिल जाए तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। या फिर वितरण जो गुणधर्म है वो कोष्टकों के लिए लागू होता है, कोष्टक के बाहर यदि कोई संख्या है तो उसको हम अंदर कैसे लेके जाएंगे। देखिए यदि ऐसा कोई आपको सवाल मिल जाए तो इसको हम कैसे हल करेंगे। जो कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है उस संख्या को अंदर की सभी संख्याओं से गुणा किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर है संख्या ए, इसको यदि मैं अंदर लेके जाऊँगा तो ये सभी संख्याओं से गुणा हो जाएगी। ए को बी के पास लेके जाऊँगा तो ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए को बी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ए बी, और चिन्ह किसका है यहाँ पर प्लस का। उसके बाद में ए को यदि मैं सी के पास लेके जाऊँगा तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास ए इंटू सी। इस तरीके से जो वितरण गुणधर्म है ये हमने योग के लिए देख लिया है। सेकंड हम देखते हैं माइनस के लिए। इसमें भी सेम इसी तरीके से हमको करना है। ए को बी से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा ए गुणा बी, यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगाएं। उसके बाद में ए को यदि आप सी से गुणा करोगे तो कितना आएगा ए सी, कितना आएगा ए सी। ये होता है वितरण गुणधर्म। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर व्युत्क्रम। क्या देखेंगे हम, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का जो मतलब होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है हिंदी के अंदर उल्टा। क्या होता है, उल्टा। आप इस तरीके से सीख सकते हैं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे कोई संख्या आपको दे दी 2, कोई संख्या आपको दे दी 2, इसका व्युत्क्रम 2 का व्युत्क्रम क्या होगा। यदि आपसे ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि 2 का व्युत्क्रम लिखो, तो 2 का व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है। अब यहाँ पर 2 है तो 2 के नीचे आप क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो, तो ये हो जाएगा 2/1। अब 2 का जो व्युत्क्रम होगा, 2/1 का जो व्युत्क्रम होगा वो हो जाएगा कितना, 1 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। हर को अंश बनाना है और अंश को हर बनाना है, तो 2/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से यदि आपसे पूछ ले माइनस का 3/2 का व्युत्क्रम, तो माइनस का 3/2 का जो व्युत्क्रम बनेगा वो क्या बनेगा, हर चला जाएगा ऊपर और अंश आ जाएगा नीचे। क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3। क्या हो जाएगा 2/-3। इस तरीके से व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो आप चाहे तो इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे 2/1 का व्युत्क्रम पूछ ले तो 1/2, -3/2 का व्युत्क्रम पूछ ले तो 2/3। तो यहाँ पर पूछा है हमसे 2/1 का व्युत्क्रम या 2 का व्युत्क्रम। 2 का व्युत्क्रम पूछ ले तो इसके नीचे हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो इस तरीके से आप इनके जो एग्जाम्पल है वो उतार सकते हो। तो हमने अभी अभी व्युत्क्रम और वितरणता जो नियम है, वितरकता गुणधर्म, वो हमने यहाँ पर देखा है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम। क्या पढ़ेंगे, योज्य प्रतिलोम। ये हमारे इस प्रश्नावली 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, योज्य प्रतिलोम। इसके बाद में आएगा गुणात्मक प्रतिलोम। क्या आएगा हमारे पास, गुणात्मक प्रतिलोम। ये दोनों के दोनों चीज़ है वो आप समझ जाइए। गुणात्मक प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम या उल्टा। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। और यहाँ पर जो योज्य है, योज्य का मतलब होता है योग। क्या होता है, योग, या फिर आप बोल सकते हो जोड़। और गुणात्मक का मतलब होता है यहाँ पर गुणा। क्या होता है, गुणा। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है किसी संख्या का, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम वह संख्या होगी, वह संख्या होगी जिसे ये जो संख्या है, इस संख्या का जो योज्य प्रतिलोम आएगा वो संख्या होगी
जिसको हम इस संख्या में यदि जोड़ दें, जिसे पहले वाली संख्या में जोड़ने पर, पहले वाली संख्या में जोड़ने पर या योग करने पर क्या प्राप्त हो? शून्य प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? शून्य प्राप्त हो। क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम कहलाता है। आप परिभाषा यदि आपसे याद नहीं होती है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोई संख्या आपको दे दी 15, क्या दे दी? 15, और आपसे पूछ लिया कि इस 15 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो, इस 15 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस 15 का जो योज्य प्रतिलोम होगा, 15 का जो योज्य प्रतिलोम होगा क्या होगा? केवल आपको चिन्ह चेंज करना है। यहाँ पर 15 जो है वो प्लस का दे रखा है, आपको क्या बनाना है? इसको केवल माइनस का। 15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का 15। इसी तरीके से आप दूसरा उदाहरण देखिए, यदि माइनस का 1/2 ये आपको दे दिया और पूछ ला माइनस का 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस के 1/2 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा हमारे पास? यहाँ पर देखिए क्या होगा? प्लस का 1/2। क्या होगा? प्लस का 1/2। आपको केवल चिन्ह चेंज करना है। यदि प्लस का दे रखा है तो आपको माइनस में लिखना है, और यदि माइनस में दे रखा है तो आपको प्लस में लिखना है। परिभाषा क्या कहती है कि जो हमने इस संख्या का जो योज्य प्रतिलोम निकाला है ये आया हमारे पास। यदि 15 को और माइनस के 15 को मैं जोड़ दूँ तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? शून्य प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से यदि माइनस का 1/2 और इस 1/2 को मैं जोड़ दूँ तो हमारे पास क्या आएगा? 0 प्राप्त होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। यदि हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा? किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम वह अन्य संख्या होगी, वह अन्य संख्या होगी जिसे इस संख्या से गुणा करने पर, जिसे पहले वाली संख्या से गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त होना चाहिए? 1 प्राप्त होना चाहिए। गुणा करने पर 1 प्राप्त हो तो वो क्या कहलाता है? गुणात्मक प्रतिलोम। जो ये संख्या आएगी ये संख्या क्या कहलाएगी फिर? गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 15 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 15 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ये मैंने कोई क्वेश्चन लिखा कि 15 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या होगा। तो 15 का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होगी जिस संख्या को इससे गुणा यदि मैं कर दूं तो हमको क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। आप केवल एक चीज़ याद रखिए, इसको सिंपल रूप से 15 का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है आपको इसको उल्टा कर देना है बस। 15 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा हमारे पास 1/15। कैसे होगा? इसके नीचे आप क्या मान सकते हो? 1 मान सकते हो। इसको यदि मैं उल्टा करूँगा तो हमारे पास आएगा 1/15। क्या आएगा? 1/15। अब 15 को और 1/15 को यदि मैं गुणा करता हूँ, 15 को और 1/15 को यदि मैं गुणा कर दूँ तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? केवल 1 प्राप्त होगा। और परिभाषा भी हमारी ये कह रही है कि जिस संख्या का हम गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम हमको जो प्राप्त होता है उसको गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त होना चाहिए? 1 प्राप्त होना चाहिए। जैसे और उदाहरण लीजिए, जैसे माइनस का 1/2 का यदि आपसे पूछ ले गुणात्मक प्रतिलोम, क्या पूछ ले? गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा हमारे पास?
इसका क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे। 1/2 का उल्टा क्या आएगा, 2/1। क्या आएगा हमारे पास, 2/1। बटे 1 को हम लिखते नहीं हैं, चिन्ह ये का ये रहेगा, चिन्ह हमारे पास ये का ये रहेगा। प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा। बस संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर व्युत्क्रम हो जाएगा संख्या का। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे माइनस का 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का 2, क्या होगा, माइनस का 2। क्योंकि इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/1। 1 को हम लिखते नहीं हैं। यदि 15 का पूछ ले तो 15 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/15। तो ये हो गए योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। इसी के साथ में जो हमारी प्रश्नावली होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन 2 पॉइंट नोट के अंदर आप ज़रूर नोट करें, पहले आप इनको उतारिए, उसके बाद में 2 पॉइंट आप ज़रूर लिखें। तो अभी हमने देखा है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर नोट के अंदर आप 2 बात अवश्य लिख लिए। यहाँ पर आएगा पहले नंबर का जो नोट आएगा वो आएगा कि कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, उस परिमेय संख्या के अंदर जो शून्य परिमेय संख्या है यदि उसको ऐड करते हैं तो वही परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब होता है जो शून्य है वो एक योज्य तत्समक है। क्या है, योज्य तत्समक। यहाँ पर लिखेंगे किसी भी परिमेय संख्या के लिए, किसी भी परिमेय संख्या के लिए शून्य परिमेय संख्या, शून्य परिमेय संख्या क्या होती है, योज्य तत्समक होती है। क्या होती है, योज्य तत्समक होती है। इसी तरीके से सेकंड नंबर का यदि हम नोट लिखें, कैसे होती है योज्य तत्समक। कोई संख्या है a या कोई परिमेय संख्या है, इसमें यदि मैं 0 ऐड कर दूं या इसको मैं ऐसे लिख दूं 0 + a, तो हमको a ही प्राप्त होगा। तो ये जो 0 होगा वो क्या होगा, योज्य तत्समक होगा। क्या होगा, 0 योज्य तत्समक होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यदि ऐसा कोई सवाल आपको मिल जाए, इसका मतलब होता है जो 0 है वो क्या है, यहाँ पर योज्य तत्समक है। सेकंड नंबर का नोट होगा किसी परिमेय संख्या के लिए, किसी परिमेय संख्या के लिए, किसी परिमेय संख्या के लिए एक परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या के लिए एक परिमेय संख्या क्या होता है, गुणात्मक तत्समक होता है। क्या होता है, गुणात्मक तत्समक होता है। क्यों होता है, तत्समक का मतलब होता है कि गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ पर जोड़ करने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है। यदि मैं a में 0 जोड़ता हूँ तो हमको वही संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब होता है जो 0 है वो योज्य तत्समक है योग के लिए, और गुणा के लिए 1 जो है वो क्या होता है, गुणात्मक तत्समक। जैसे कोई संख्या है a, इसको यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमको वही संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो 1 होता है वो क्या होता है, गुणात्मक तत्समक होता है। क्या होता है, गुणात्मक तत्समक। यहाँ पर हमारे जो सारे के सारे जो बेसिक्स है प्रश्नावली 1 के वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके जो एग्जाम्पल है, इनके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन करेंगे। तो क्लास 8 का प्रश्नावली जो 1 है उनके कुछ बेसिक्स यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करें और नेक्स्ट वीडियो से आपको इन प्रश्नावली के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।